गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सूर्योदय सर आज आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ। डेफिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, डेफिनेशन ऑफ यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मीन्स मोल के साथ। मोल क्या है? जनरली मोल का यूज आप केमिस्ट्री में ज़्यादा करते हैं, बट फिजिक्स में 7 बेस क्वांटिटी का डेफिनेशन आपको पढ़ना है। क्या है मोल? तो आज हम उसे सीखेंगे। शुरू करते हैं। यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल ये कैसा यूनिट है? ऐसा यूनिट सिंबलाइज किया जाता है MOL से। ये डेफिनेशन को समझने से पहले, रीडिंग करने से पहले, मैं आपको मोल को एक ऐसे तरीके से समझाना चाहता हूं, एकदम बेसिक एग्जांपल से, कि आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। और इस बेसिक डेफिनेशन से मोल के सारे फॉर्मूले आप बिल्कुल समझ के याद रखेंगे। तो चलिए देखते हैं। मैं एक बैग लेता हूं इस तरह से। ये बैग है, ये जिप लगा दिया चेन में, ये चेन है और ये जिप लगा दिया हमने चेन में। अब देखना यहां इस बैग की खासियत क्या है। ये बैग स्ट्रेचेबल है। कितना स्ट्रेच हो सकता है, कितना इलास्टिक है ये? इनफाइनाइटली, इनफाइनाइटली। कितना स्ट्रेचेबल है? इनफाइनाइटली। जितना मन करे उतना स्ट्रेच कर सकते हैं और जितना मन करे उतना कंप्रेस कर सकते हैं, सिकोड़ के छोटा कर सकते हैं। जैसे शैतान पकड़ने वाला थैला चाइनीज मूवी में आप लोगों ने देखा होगा, तो उस टाइप का बड़े बड़े शैतान को इतना छोटा बॉक्स में बंद कर देते हैं। तो उस टाइप का ये बैग है, शैतानी थैला। और इसका चेन जो है, चेन का जिप जो है वो सेल्फ लॉकिंग है। सेल्फ लॉकिंग, सेल्फ लॉकिंग मीन्स खुद ब खुद बंद हो जाता है। तो बंद होने के लिए सेल्फ लॉकिंग है, तो क्या शैतान को अंदर होना चाहिए? बिल्कुल। कितने शैतान अंदर जाएंगे तो ये बंद होगा? मूवी में तो एक शैतान अंदर जाता है तो थैला बंद हो जाता है, बट यहां ऐसा नहीं है। चाहे शैतान छोटा हो, चाहे शैतान बड़ा हो, ठीक है। मीन्स आप छोटा सा एटम लें, बड़ा सा मॉलिक्यूल लें, आयन लें, सिक्का लें, मोल सिर्फ एटम, आयन, इन सब के लिए डिफाइन नहीं है। कोई भी दुनिया का चीज हो सकता है। हाथी हो सकता है, घोड़ा हो सकता है, रुपया हो सकता है, पैसा हो सकता है, ठीक है। दुनिया का कोई भी सब्सटेंस का एक मोल हो सकता है। तो सवाल है कि ये कब बंद होगा बैग? तो दुनिया के किसी भी एक सब्सटेंस का जब 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज, पार्टिकल को हम यहाँ एंटिटीज लिखते हैं, जब किसी भी एक टाइप के सब्सटेंस का इतना एंटिटीज इसके अंदर चला जाएगा, तब ये खुद बंद होगा। इतने से एक भी कम रहेगा तो बंद नहीं होगा, और इससे एक भी ज्यादा इंसर्ट करना चाहे तो नहीं कर सकते। एक भी ज्यादा इंसर्ट करने से पहले ये खुद ब खुद सेल्फ लॉक हो जाएगा। बचपन में आपके साथ सुसु करते समय हादसा हुआ होगा, ठीक है। चैन के जीप में आ गया होगा आपका सुसु करने के बाद बंद करते समय, ठीक है। कितना अच्छा होता जब सुसु करते, उसके बाद खुद ब खुद सेल्फ लॉकिंग होता। जब तक सुसु नहीं किए या जब तक पूरी तरह से हम रेडी नहीं हैं चैन बंद करने के लिए, तब तक खुद से वो बंद नहीं होता, ठीक है। बट वहां पे बचपन वाला हादसा हर किसी के साथ हुआ ही होगा कभी ना कभी। तो यहाँ पे वो हादसा नहीं होता है। ये सेल्फ लॉकिंग है,
खुद से बंद होगा। कब? जब किसी भी एक टाइप के सब्सटेंस का इतना पार्टिकल, इतने एंटिटीज इसके अंदर चले जाएंगे, चाहे तो वो सोडियम का एटम हो, ठीक है, चाहे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हो, चाहे मैग्नीशियम का आयन हो, इतना एंटिटी जैसे ही अंदर जाएगा ये खुद ब खुद बंद हो जाएगा। इतने से कम रहेगा, बंद नहीं होगा। इतना से ज्यादा डाल ही नहीं सकते, पहले ही वो बंद हो जाएगा। तो जब ये बैग लॉक हो जाए तो इसके अंदर जितना एंटिटी होगा वही एंटिटी कहलाएगा एक मोल। क्या कहलाएगा? एक मोल। तो जानते हैं इस नंबर को अवोगाड्रो ने दिया था। तो एवोगाड्रो के सम्मान में इस नंबर को कहते हैं एवोगाड्रो कांस्टेंट, एवोगाड्रोज कांस्टेंट। इस नंबर को कहते हैं एवोगाड्रोज कांस्टेंट। और किसी भी सब्सटेंस का इतना एंटिटी कहलाएगा उस सब्सटेंस का एक मोल। जैसे ऑक्सीजन का एक मोल, हाइड्रोजन का एक मोल, हीलियम का एक मोल, सोडियम का एक मोल, पोटेशियम का एक मोल, मींस इतना एंटिटी। क्लियर? एक मोल एटम हो सकता है, एक मोल मॉलिक्यूल हो सकता है, एक मोल आयन हो सकता है, एक मोल 1 रुपए का सिक्का हो सकता है, एक मोल 25 पैसे का सिक्का हो सकता है, एक मोल 5 रुपए का सिक्का हो सकता है। क्लियर? अब ये जानना आपके लिए जरूरी है इसमें चींटी डालूं और हाथी डालूं। यहां पे 2 डालता हूं इतने संख्या में, एंट, ये अंटी है, चींटी अंटी, और यहां पे एलिफेंट है, एलिफेंट है, एंट्स एंड एलिफेंट्स। क्या दोनों का मास सेम होगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन इतने एंटिटी का जो मास होगा वही कहलाएगा मोलर मास। क्या कहलाएगा? मोलर मास। क्या कहलाएगा? मोलर मास। एक मोल चींटी का मोलर मास अलग और एक मोल हाथी का मोलर मास अलग। एक मोल चींटी का मोलर मास अलग और एक मोल हाथी का मोलर मास बिल्कुल अलग। तो अब यहां देखना, अलग अलग सब्सटेंस जब आप लेते हैं, चाहे चींटी हो, चाहे हाथी हो, 1 रुपया का सिक्का, 2 रुपया का सिक्का, जब इतना इतना होगा तो उसके मास को हम कहेंगे 1 मोल। उसके मास को क्या कहेंगे? 1 मोल। ठीक है? संख्या भी मोल है और उसका मास कहलाएगा मोलर मास। एक मोल किसी भी सब्सटेंस के मास को उस सब्सटेंस का मोलर मास कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलर मास। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वो गाड्रो नंबर के बराबर नंबर में कोई भी चीज है तो वो एक मोल है और उसके मास को कहेंगे क्या? मोलर मास। अगर एटम है, अगर क्या है? एटम, तो एटम का मोलर मास कहलाएगा एटॉमिक मास। क्या कहलाएगा? एटॉमिक मास। एटम का मोलर मास कहलाएगा एटॉमिक मास। अगर मॉलिक्यूल है, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल का मास कहलाएगा मॉलिक्यूलर मास। क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूलर मास। अगर आयन है तो आयन का मास कहलाएगा आयोनिक मास। क्या कहलाएगा? आयोनिक मास। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे एटम लेते हैं हम हीलियम का। क्लियर? हीलियम का एटम है, 1 मोल है। ठीक है? तो इसका जितना मास होगा वो कहलाएगा हीलियम का एटॉमिक मास। हीलियम का एटॉमिक मास। 1 मोल मान लो H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो 1 मोल मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का इतना मॉलिक्यूल, तो वो सल्फ्यूरिक एसिड का कहलाएगा मॉलिक्यूलर मास। और 1 मोल आयन लेते हैं, मान लीजिए Na+ सोडियम आयन, तो 1 मोल सोडियम आयन का जो मास होगा वो कहलाएगा सोडियम आयन का आयोनिक मास।
क्लियर? हीलियम का एटॉमिक मास होता है 2 ग्राम, ठीक है। H2SO4 का 98 ग्राम और सोडियम का 223 ग्राम। अब ग्राम सिर्फ नहीं लिखेंगे हम यहां, जब एटॉमिक मास लिखेंगे तो ग्राम पर मोल लिखेंगे, क्योंकि 1 मोल का ये मास है, ये भी 1 मोल का मास है, तो ग्राम पर मोल लिखेंगे, यहां भी लिखेंगे ग्राम पर मोल। तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और आयोनिक मास का यूनिट होता है ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। क्लियर क्लियर? आपको ये बात समझ में आ गई। अब ये नंबर है क्या वो सुनना। ये नंबर क्या है? C12 एटम लेते हैं। क्या लेते हैं? C12 एटम। और C12 एटम का लेते हैं 12 ग्राम। 12 ग्राम इज इक्वल टू 0.012 किलोग्राम। इतना ग्राम हम लेते हैं कार्बन 12 का। C12 का 12 ग्राम लेते हैं और इसमें हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स आते हैं कितने? 6.022 इंटू 10⁻²⁰। कितने? 6.022 इंटू 10⁻²⁰। अब यहां से डेफिनेशन आया कि C12 के 12 ग्राम में जितना पार्टिकल होता है उतना ही पार्टिकल किसी भी सबस्टेंस का, उतना ही एटम किसी सबस्टेंस का, उतना ही मॉलिक्यूल किसी सबस्टेंस का, या उतना ही आयन किसी सबस्टेंस का कहलाएगा 1 मोल। क्या कहलाएगा? 1 मोल। तो अब यहां पे 1 मोल का डेफिनेशन अब हम लोग समझेंगे। द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, किसी भी सबस्टेंस का मात्रा, अमाउंट मीन्स मात्रा, किसी भी सबस्टेंस का मात्रा, दैट कंटेन्स, जो कि रखता है, एज मेनी एंटिटीज, उतना ही संख्या में पार्टिकल, चाहे पार्टिकल मॉलिक्यूल हो, एटम हो, आयन हो, as there are number of atoms in इतना kg of carbon 12 is called 1 mole। कार्बन 12 के इतने केजी में जितना एटम हो, मॉलिक्यूल हो या आयन हो किसी भी सबस्टेंस का, उतना ही अमाउंट ऑफ सबस्टेंस कहलाता है उस सबस्टेंस का 1 मोल। क्लियर? तो 1 मोल का डेफिनेशन हमने समझा। अब इतना ग्राम, इतना केजी या 12 ग्राम कार्बन में कितना नंबर ऑफ एटम्स होता है? दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगाड्रोज कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज इतना। 12 ग्राम कार्बन में इतना कार्बन का एटम होता है। अब किसी भी सबस्टेंस का इतना एटम कहलाएगा 1 मोल एटम, इतना मॉलिक्यूल कहलाएगा 1 मोल मॉलिक्यूल, इतना मॉलिक्यूल या इतना आयन का पार्टिकल कहलाएगा 1 मोल आयन। मतलब पार्टिकल की संख्या इतनी होनी चाहिए, एंटिटी की संख्या इतनी होनी चाहिए। इस कांस्टेंट को कैलकुलेट करने वाले थे एवोगाड्रो, तो उन्हीं के सम्मान में इसे कहा जाता है एवोगाड्रो कांस्टेंट। एवोगाड्रो कांस्टेंट को Na से रिप्रेजेंट किया जाता है और Na इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻²⁰। 6.022 इंटू 10⁻²⁰। 1 मोल पार्टिकल, इतना पार्टिकल, इसका मास भी कहलाएगा 1 मोल मास। ठीक है? अब एटम रहेगा तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल रहेगा तो मॉलिक्यूलर मास, आयन रहेगा तो आयोनिक मास। क्लियर? तो ये सारा का सारा जो भी चीज है वही है 1 मोल। तो फिजिक्स में तो सिर्फ हमें डेफिनेशन पढ़ना है, बट मैं कुछ फार्मूले आपको बता देता हूं जो कि आपको केमिस्ट्री में भी काम आएगा। ठीक है? मैं फिजिक्स में हर जगह मॉलिक्यूलर मास
एटॉमिक मास वर्ड यूज किया जाता है। केमिस्ट्री में एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास को एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट भी लिख दिया जाता है, पर फिजिक्स में हम कहीं ही वेट नहीं लिखेंगे। और वेट अगर लिखा है बुक में या क्वेश्चन पेपर में तो हमें उसका यूनिट देखना होगा कि वो वेट का यूनिट यानी mg है या मास का यूनिट m का यूनिट है। अगर वेट लिखा है और यूनिट मास का लिखा है तो फिर हम उसे मास समझेंगे। फिजिक्स में ऐसे हर जगह मास ही लिखा जाता है, वेट और मास में फर्क होता है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में दोनों सेम समझा जाता है, मास को ही वेट लिखा जाता है केमिस्ट्री में। तो अब देखना, मैं आपको कुछ फार्मूले जो यूज होंगे आपके आगे क्वेश्चन बनाने में, खासकर जब आप इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे तो वहां पे इलेक्ट्रोलिसिस, सेल का स्ट्रक्चर, इन सब का स्टडी जब आप करेंगे, सीवेक इफेक्ट, पेल्टियर इफेक्ट, तो उस वाले चैप्टर में आपको मोल का यूज करना पड़ेगा। तो मैं कुछ फार्मूला आपको बता देता हूं, इन फार्मूले का आपको यूज करना है। तो सबसे पहले देखना, पहला फार्मूला है, आप इसे हेडिंग ऐसे लगा सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल, किसी सब्सटेंस का कितना मोल दिया हुआ है ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहला फार्मूला आप ऐसे कर सकते हैं, फर्स्ट फार्मूला, नंबर ऑफ मोल n इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ गिवन एंटिटीज। अब ये एंटिटीज आपका मॉलिक्यूल हो सकता है, एटम हो सकता है, आयन हो सकता है। अगर कोई सब्सटेंस दिया हुआ है, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हुआ, क्लियर, कितना पार्टिकल है, क्या है कि बताओ कि कितना मोल होगा। तो नंबर ऑफ गिवन एंटिटीज में आपको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करना होगा। एवोगाड्रोज नंबर से डिवाइड करना होगा। मींस नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल और आयन जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ हो, डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर Na। जैसे ही गिवन नंबर में एवोगाड्रो नंबर से आप डिवाइड करेंगे, उस सब्सटेंस में कितना मोल है ये पता चल जाएगा, 1 मोल है कि 2 मोल, सब्सटेंस कितना है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल और आयन डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻² अंटी-फ्री। ये 3 फार्मूले आपको तब यूज करने हैं जब आपको दिया रहे नंबर ऑफ पार्टिकल। क्या दिया रहे? नंबर ऑफ पार्टिकल। दिया रहे नंबर ऑफ पार्टिकल और निकालना रहे नंबर ऑफ मोल की सब्सटेंस का कितना मोल है ये। दूसरा फार्मूला, अगर मास दिया हुआ हो, क्लियर, सब्सटेंस का मास दिया हुआ हो आपके पास कि इतना ग्राम है ये सब्सटेंस, तो बताओ कि कितना मोल सब्सटेंस का प्रेजेंट है। तो बताओ कि कितना मोल सब्सटेंस का प्रेजेंट है। तो देखना यहां, जब आपको मास दिया हुआ हो तो सेकेंड फार्मूला आपका क्या है कि जब मास दिया हुआ हो, तो सेकेंड है जब मास गिवन हो तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, वो सुनना। नंबर ऑफ मोल n इज इक्वल टू हो जाएगा गिवन मास
गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस का दिया हुआ मास जो है डिवाइडेड बाय मोलर मास, डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब मोलर मास क्या है? एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, आयन है तो आयोनिक मास। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू हो गया गिवन मास m गिवन डिवाइडेड बाय m एटॉमिक और मॉलिक्यूलर और आयोनिक। और ये क्या है? एक मोल का मास, यानी दिए गए मास में एक मोल उसी सब्सटेंस के मास से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल हमें मिल जाएगा। क्लियर? तो n इज इक्वल टू, ये ऐसे लिखा जाता है m डिवाइडेड बाई कैपिटल M। कैपिटल M है मोलर मास और m है गिवन मास। अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल इस तरह से हम लेते हैं। मान लो हमें कैलकुलेट करना है इन तीन सब्सटेंसेस में। पहला है सोडियम एटम, इसका दिया हुआ है 460 ग्राम, ठीक है, गिवन मास है। एक काम, पहले मास नहीं, पहले पार्टिकल की संख्या पर बना लेते हैं क्वेश्चन। पहले पार्टिकल की संख्या पर क्वेश्चन बना लेते हैं। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, ठीक है। पहला देखना सोडियम एटम है, सोडियम एटम का दिया हुआ है 3.011 इंटू 10 का पावर 24 एटम, सोडियम का इतना एटम है। फिर देखना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है O2, O2 है 12.044 इंटू 10 का पावर 26 मॉलिक्यूल। और तीसरा है Mg2+, मैग्नीशियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है आपका दिया हुआ 24.088 इंटू 10 का पावर 30 आयंस। इतने एटम्स, इतने मॉलिक्यूल्स, इतने आयंस हैं। तो अब इनमें अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको दिया गया है और कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल, ठीक है, तो कैसे करेंगे कैलकुलेट? तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, गिवन पार्टिकल में एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। क्लियर? तो इस संख्या में इस संख्या से डिवाइड करना है तो नंबर ऑफ मोल मिल जाएगा सोडियम एटम का। तो यहां से नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम एटम, देखना नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम एटम कितना हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम एटम कितना हो जाएगा वो देखना। सोडियम एटम का नंबर ऑफ मोल n ऑफ Na, ये कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल n गिवन डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। क्लियर? n गिवन कितना? n गिवन यहां पे है 3.011 इंटू 10 का पावर 24 डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर कितना 6.022 इंटू 10 का पावर 23। ठीक है, अब देखना इससे इसको मारा 2 बार, ये हो गया 1/2, और इससे इसको मारा तो 24 कटेगा, यहां बच जाएगा पावर 1।
यानी ऊपर में 10 नीचे में 2, तो 10/2 इज इक्वल टू 5 मोल। यानी कितना सोडियम एटम है? 5 मोल। इतना पार्टिकल मतलब 5 मोल सोडियम एटम। उसी तरह से अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का कितना मोल है ये पता करना है इतने पार्टिकल्स में, तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल्स हैं कितने? 12.044 इंटू 10⁻² अंटीफिक्स डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻² अंटी फ्री। इसने इसको मारा 2 जा और इसने इसको मारा 10⁻3, यानी 2000 मोल। 2000 मोल। कितने मोल? 2000 मोल। फिर मैग्नीशियम आयन का, तो नंबर ऑफ Mg2+ आयन ये कितना हो जाएगा? N गिवन डिवाइडेड बाई Na। बिल्कुल पहले जैसा। ये N गिवन कितना? 24.088 इंटू 10⁻30 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। इसने इसको मारा 4 जा, इसने इसको मारा, पावर बचा 7, यानी 4 इंटू 10⁻7 मोल। क्लियर? तो कितना मोल किसी सब्सटेंस में प्रेजेंट है, अगर पार्टिकल दिया हुआ है तो उस पार्टिकल की संख्या में एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर के इक्वल एंटिटीज होंगे और 1 मोल में जितने होंगे उससे डिवाइड कर दीजिए तो टोटल नंबर ऑफ मोल आपको मिल जाएगा। तो ये जब पार्टिकल की संख्या दिया हुआ हो तब आप कैलकुलेट करेंगे। अगर मास दिया हुआ हो तो मान लीजिए मैं यहां पे इस फार्मूले का यूज करना चाहता हूं। ये फार्मूला कहता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो अब देखना, मैं इन्हीं सारे पार्टिकल्स का, पार्टिकल की जगह इन्हीं सारे स्पेसीज जो हैं, इन स्पेसीज की, ये पार्टिकल की संख्या की जगह मैं इन स्पेसीज का मास दे देता हूं। जैसे सोडियम, सोडियम का मैं मास देता हूं 460 ग्राम। ठीक है, ये है गिवन मास, ये है गिवन मास जो दिया गया है, और यहां पे लिख रहा हूं मोलर मास। सोडियम का मोलर मास होता है 223 ग्राम पर मोल। आगे देखना ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का मैं लेता हूं 640 ग्राम। ऑक्सीजन O2 है तो 16 2 जा 32, इसका मोलर मास 32 ग्राम पर मोल। उसके बाद मैग्नीशियम है Mg2+। मैग्नीशियम का मैं लेता हूं 12 ग्राम। मैग्नीशियम का मोलर मास होता है 24 ग्राम पर मोल। अब हमें ये जो गिवन मास है उस मास में कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल कि सोडियम का कितना मोल। तो N सोडियम, सोडियम का मोल की संख्या की कितनी मोल है इतने ग्राम में, तो M गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास कितना? 460 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना? 23 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कैंसिल, मोल ऊपर चला जाएगा। 23 2 जा 40, यानी 2 अंटी मोल। 2 अंटी मोल, 2 अंटी मोल में मिली।
चलिए अब नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 m गिवन डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये था एटॉमिक मास, ये है मोलिकुलर मास। यहां पे m गिवन कितना 640 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास 32 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कैंसिल, बचेगा मोल, 32 टू जा, ये अगेन आया कितना 2 आंटी, फिर 2 आंटी मोल में मिली। लगता है अंकल को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। आगे देखना कि आंटी मोल में घूम रही है। अब देखना नंबर ऑफ Mg2 प्लस इज इक्वल टू गिवन सबस्टेंस का मास m गिवन डिवाइडेड बाय, यहां मोलर मास क्या होगा आयोनिक मास, क्योंकि ये आयन है तो मोलर मास को कहेंगे आयोनिक मास। ये है दिया गया कितना 12 ग्राम डिवाइडेड बाय 12 ग्राम, और ये कितना है 224 ग्राम पर मोल। ये हो गया 0.5 मोल, आधा मोल। ठीक है, आधा मोल, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले हमने सीखा कि नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हुआ हो तो कैसे निकालेंगे, फिर हमने सीखा कि नंबर ऑफ मास अगर दिया हो सबस्टेंस का तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे। अब गैस के केस में अगर वॉल्यूम दिया हुआ हो, ठीक है, वॉल्यूम दिया हुआ हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो वॉल्यूम दिया हुआ हो तब तीसरा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो देखना यहां थर्ड फॉर्मूला, देखना मैं यहां पे आपको एसटीपी की जानकारी देना चाहता हूं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर में टेम्परेचर की वैल्यू होती है 273.16 केल्विन। क्लियर, 273 पॉइंट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में ये होता है 27 डिग्री सेल्सियस। जब इसको केल्विन में आप कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 300 केल्विन। और प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm, और 1 atm अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 1 बार के। ठीक है, थोड़ा सा दोनों में अंतर है, वो पढ़ाऊंगा जब प्रेशर, इसी चैप्टर में प्रेशर का यूनिट पढ़ाऊंगा। तो अभी आप ये समझ लीजिए कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का मतलब होता है 300 केल्विन और 1 atm। अब मान लीजिए अगर किसी सबस्टेंस का वॉल्यूम दिया हुआ हो, वॉल्यूम चेंज होता है जनरली गैस का, ठीक है, तो वो गार्ड्रो ने क्या कहा कि किसी भी गैस का वॉल्यूम एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है 1 मोल का, उसे कहते हैं मोलर वॉल्यूम। क्या कहते हैं, मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम ऑफ अ गैस, किसी भी गैस का मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी ये होता है 22.4 लीटर। कितना, 22.4 लीटर। टेम्परेचर प्रेशर बढ़ाने घटाने से वॉल्यूम में चेंज आएगा, लेकिन एसटीपी पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, किसी भी गैस का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। कोई भी गैस हो उसका वॉल्यूम होगा एसटीपी पे कितना, 22.4 लीटर। अब अगर दिया गया जो वॉल्यूम हो किसी गैस का वो एसटीपी पर नहीं हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में
हम कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल, ठीक है। और अगर एसटीपी पर गैस का वॉल्यूम दिया हुआ हो तब कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल। तो देखना, उसके लिए फॉर्मूला है वॉल्यूम के टर्म में। क्या है फॉर्मूला कि नंबर ऑफ मोल, ये तीसरा फॉर्मूला आपको मिलेगा, तीसरा वहां हेडिंग लगा दिया हूं। तीसरा फॉर्मूला मिलेगा नंबर ऑफ मोल ऑफ अ गैस इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस divided by molar volume of gas, molar volume of gas at same temperature and pressure। जो वॉल्यूम दिया हुआ है गैस का, जिस टेम्परेचर पे और जिस प्रेशर पे वॉल्यूम गैस का दिया हुआ है, उसी टेम्परेचर प्रेशर पे मोलर वॉल्यूम लेंगे। हर टेम्परेचर और प्रेशर पे 22.4 लीटर मोलर वॉल्यूम नहीं होता। एक मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर हर टेम्परेचर प्रेशर पे नहीं होता, ये सिर्फ एसटीपी पे होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। अगर टेम्परेचर प्रेशर बदलेंगे तो फिर नंबर ऑफ मोल बदल जाएगा। तो गिवन वॉल्यूम गैस का जिस टेम्परेचर प्रेशर पे है, उसी टेम्परेचर प्रेशर पे मोलर वॉल्यूम लेंगे और इससे डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल मिलेगा। लेकिन एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस हो जाएगा आपका गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। और मोलर वॉल्यूम होता कितना है एसटीपी पे 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। और यहां पे दोनों जगह लीटर यूज करना है, यानी इसको भी लीटर में लेना है ऊपर में वॉल्यूम को, और नीचे भी लीटर में रहेगा। ऐसा नहीं कि यहां ले लेंगे मीटर क्यूब में, डेसीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में और यहां डिवाइड करेंगे, कहेंगे कि नंबर ऑफ मोल गलत आया। तो ये नहीं करना है, ऊपर में भी लीटर में लेना है और नीचे में 22.4 लीटर लेना है। एज फॉर एग्जाम्पल देखना, जामफल क्या कहता है कि मान लो गिवन वॉल्यूम है एट एसटीपी पर दिया गया वॉल्यूम है, गिवन वॉल्यूम है मान लो ऑक्सीजन का, O2 का गिवन वॉल्यूम है 11.2 लीटर। कितना? 11.2 लीटर। क्लियर? और मोलर वॉल्यूम कितना होगा? हर गैस का मोलर वॉल्यूम एसटीपी पर कितना होता है? 22.4 लीटर। तो पूछेगा कि नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 बताओ इस गिवन वॉल्यूम में कि कितना मोल है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 कितना हो जाएगा? गिवन वॉल्यूम V गिवन, ठीक है, एट एसटीपी इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। अब ये है कितना दिया हुआ? 11.2 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, ये हो गया 0.5 मोल। ठीक है, मोलर वॉल्यूम जो होता है लीटर पर मोल होता है। मोलर वॉल्यूम क्या होता है? लीटर पर मोल होता है। यहां पे लीटर, एक मोल के वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम कहते हैं, तो यहां पे भी लिख दीजिएगा लीटर पर मोल। क्लियर?
तो अगर एसटीपी पर वॉल्यूम दिया हुआ है सब्सटेंस का, किसी भी गैस का, तो डायरेक्ट 22.4 लीटर से डिवाइड करेंगे। अगर एसटीपी पे नहीं है तो जिस टेम्परेचर एंड प्रेशर पे दिया हुआ है गैस का वॉल्यूम, उसी टेम्परेचर और प्रेशर पे मोलर वॉल्यूम लेंगे, ठीक है, गैस का, और मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, जितना आएगा वही होगा नंबर ऑफ मोल। तो इतना से ज्यादा की जरूरत फिजिक्स में नहीं है, मैं बहुत ज्यादा ही पढ़ा दिया हूं। इतना से ज्यादा की जरूरत आपको फिजिक्स में पढ़ने वाला नहीं है, और बहुत बेसिक से पढ़ाया हूं। ये फार्मूले आप याद रखेंगे तो सारे क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के भी बन जाएंगे। बाकी केमिस्ट्री वाले सर आपको बताएंगे। तो हमें तो सिर्फ डेफिनेशन पढ़ना था मोल का, उसे हमने अच्छे से समझा, छोटे मोटे एग्जाम्पल दे दिया, कुछ फार्मूले बता दिया बेसिक, ताकि मोल अच्छे से समझ में आ जाए आपको। तो आज का लेक्चर यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लुमिनस इंटेंसिटी और उसका यूनिट कैंडिला, साथ में सॉलिड एंगल क्या होता है ये भी थोड़ा समझ लेंगे क्लियर अच्छे से। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल मोनेटाइजेशन के करीब है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और वीडियो को जितना शेयर हो सके कीजिए, ताकि वॉच आवर हमारा बढ़े और जल्दी से मोनेटाइज हो जाए। थैंक यू, बाय।